नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास व मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है कि व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला प्रश्न आया है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों, 15 के 15 प्रश्न। व्यवहारवाद के अनुसार सबसे पहले जानना पड़ेगा कि व्यवहारवाद चीज क्या है ना। तो व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, सत्य कौन सा नहीं है। तो 3 कथन सत्य होंगे, व्यवहारवाद के अनुसार होंगे, है ना। व्यवहारवाद की विशेषताएं होगी और एक असत्य होगा, ठीक है। तो देखिए, व्यवहारवाद की बात करूं तो व्यवहारवाद के जनक कौन है, सभी को पता है, जेबी वाटसन है, ठीक है। कब स्थापना करी मित्रों, 1913 में इसकी स्थापना करी वाटसन ने, है ना। इसको द्वितीय बल कहा जाता है, व्यवहारवाद को द्वितीय बल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हमने देख लिया ना। लीजिए, द्वितीय बल लिख देता हूँ मैं। द्वितीय बल 1913 में और वाटसन ने, ठीक है। ये व्यवहारवाद हो गया मित्र। अब देखते हैं, ये चेतना का विरोध करता है, तो बिल्कुल सही कथन है। व्यवहारवाद चेतना का विरोध करता है ना, चेतना का भी करता है, और साथ में मन का भी ये विरोध करता है, मन या मस्तिष्क का भी ये विरोध करता है, और जो अनुभूति है, अनुभव है, उसको भी अस्वीकार करता है। ये वातावरण पर बल देता है, बिल्कुल सही है। वाटसन का एक कथन है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, जैसा चाहोगे वैसा बना दूंगा, यानी वातावरण को प्राथमिकता दी है व्यवहारवाद ने, है ना। वातावरणीय कारकों पर बल दिया है इन्होंने, वातावरण या पर्यावरण कारकों पर बल दिया है। इसके अलावा मित्रों लिखा है कि यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, तो बिल्कुल सही चीज है ना। अवलोकनीय व्यवहार, व्यवहारवाद व्यवहार पे बल देगा ना। चौथा विकल्प है 3 कथन सत्य, इसका मतलब चौथा कथन है गलत है कि यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। यह अंतर्वेशन या अंतर्निरीक्षण विधि को भी क्या करता है, स्वीकार नहीं बल्कि ये स्वीकार करता है, इसको भी व्यवहारवाद, है ना। और वर्तमान व्यवहार पर पिछले अनुभव का प्रभाव क्या रहा, इस पे यह बल देता है। पर्यावरणीय कारकों पर बल देता है, अवलोकनीय व्यवहार पर बल देगा, चेतना मन अनुभूति इनको अस्वीकार करेगा, अंतर्वेशन विधि को अस्वीकार करेगा, वस्तुनिष्ठता पर बल देगा। ये विशेषताएं हैं मित्रों व्यवहारवाद की। पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। एक से बढ़कर एक प्रश्न है मित्रों, टॉप 15 है। अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है मित्रों। देखिए, प्रश्न को घुमा लिया। अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, ये कहाँ है, देखो शिक्षण प्रतिमान का जो टॉपिक है, शिक्षण प्रतिमान में मुख्य रूप से 7 शिक्षण प्रतिमान है दोस्तों, शायद 7 याद आ रहे हैं मेरे को, 7 मैं अगले वीडियो में कंफर्म बताऊंगा, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान कुल 7 होने चाहिए मेरे हिसाब से। शिक्षण प्रतिमान 7 है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया ना। उनमें से एक शिक्षण प्रतिमान आ रहा है अग्रिम संगठन। कौन सा आ रहा है, अग्रिम संगठन, है ना। यानी कि अग्रिम का होता है एडवांस्ड, क्या होता है मित्रों, एडवांस्ड, और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन ये होता है अग्रिम संगठन। अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए, बात करूं रिचर्ड सकमेन, तो रिचर्ड सकमेन ने कौन सा दिया। अगर पूछे परीक्षा प्रतिमान किसने दिया, परीक्षा प्रतिमान पूछे या विज्ञान परीक्षा पूछे, याद रख लेना, बहुत ही इनमें ऐसे इनको लापरवाही मत करना, ऐसा प्रश्न आ रखा है जो डिलीट हुआ है। परीक्षा प्रतिमान या विज्ञान प्रतिमान किसने दिया, तब रिचर्ड सकमेन का नाम आएगा। अग्रिम संगठन की बात करूं तो डेविड आसुबेल नाम आ जाएगा। डेविड आसुबेल एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन या अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान दिया, इसमें इन्होंने शाब्दिक संबंधित जो चीजें थी वो बताई थी, ठीक है। सकवाब की बात करूं तो सकवाब आते हैं मित्रों जैविक प्रसा प्रतिमान में, जैविक प्रसा प्रतिमान में सकवाब का नाम आएगा। जीन पियाजे की बात करूं तो ये आ जाएंगे विकासात्मक प्रतिमान, ये भी इसी का, ये शिक्षण प्रतिमान जो मैंने बताया 7 है, इसी का ये विकासात्मक प्रतिमान दिया था जीन पियाजे ने। अच्छा प्रश्न है, एक नहीं बल्कि 4 विशिष्ट अद्भुत, है ना, प्रश्न तैयार हुए मित्रों। प्रश्न संख्या जो आपके 2 है मित्रों, प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्न में से कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है। निम्न में से कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है, ध्यान रखना।
समूह में सीखने का तरीका कौन सा नहीं। देखिए परिचर्चा, जब परिचर्चा करेंगे तो ये तो क्या है, समूह में होती है परिचर्चा हमेशा। प्रयोजना विधि में बालक कार्य करेंगे, ये भी समूह में होता है। और कार्य गोष्ठी में मैंने बता दिया, ये भी छात्र समूह में ही करते हैं ना। लेकिन मित्रों अभिकर्मित जो अधिगम है इसमें समूह में नहीं बल्कि यह है वैयक्तिक है, ये वैयक्तिक अधिगम है मित्रों। वैयक्तिक या व्यक्तिगत अधिगम का हिस्सा है अभिकर्मित अधिगम अनुदेशन। क्यों, इसमें बालक स्वयं अपनी गति से ही सीखता है। कहने का मतलब बालक क्या करता है, एक प्रश्न दे दिया बालक को, वह उसको तब तक हल करेगा जब तक उसके उत्तर नहीं निकाल पाएगा ना। उसको हल करने के बाद ही, पहले प्रश्न को हल कर लिया उसके बाद ही वह दूसरे प्रश्न में जाएगा, यानी अपनी गति से। इसमें कोई उसकी सहायता नहीं करता, ना उसे कोई समूह मिलता है ना ही कोई शिक्षक मिलता है ना। शिक्षक भी इसमें सहायता उसकी नहीं करता है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है ना। एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों कि अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग कौन सा है। अनुप्रयोग है ना, इसी से जो अभिकर्मित अनुदेशन की जो विशेषताएं हैं इस सिद्धांत की ना, उसी से संबंधित किसकी विशेषता है। शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, जो किसने दिया मित्रों, पावलोव ने, ईपी पावलोव ने दिया। ठीक है। गेस्टाल्टवाद अंतर्दृष्टि, कोलर, कोफाना, वर्दीमर, उन्होंने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, नेमेटिक अनुबंधन, बीएफ स्किनर ने दिया। और संज्ञानात्मक क्षेत्र में जीन पियाजे ने भी काम किया। ये संज्ञानात्मक, अब संज्ञानात्मक में तो बहुत सारे आते हैं ना, तो देखिए अब संज्ञानात्मक क्षेत्र नहीं होगा मित्रों, कौन सा होगा, गेस्टाल्टवाद भी नहीं होगा, शास्त्रीय अनुबंधन भी नहीं होगा, यहाँ होगा मित्रों क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कैसे, देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन जिसे कहते हैं कार्यक्रमित अधिगम, जिसे कहते हैं नैमित्तिक अधिगम, जिसे बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग, है ना। इसमें क्या है, देखो हमने पढ़ा है कि क्रिया प्रसूत जो अधिगम होता है इसमें चीज क्या है, वहीं की वहीं मुख्य वहीं मिलान होगी अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन में क्या होता है, जो भी सीखी जाने वाली चीज है उसको क्या होते हैं, उसको अंश में बांट लेते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं मित्रों, है ना। वहीं अभिकर्मित अनुदेशन में होता है और वहीं किस में होता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में होता है। चीज को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके सीखा जाता है। इसके अलावा सीखने वाले ने क्रिया की, उसके तुरंत बाद उसे क्या मिलेगा, परिणाम। यानी कि एक तो अंश किए जाते हैं, दूसरा है तुरंत परिणाम मिलेगा, तुरंत परिणाम दिया जाएगा उसे। ये भी अभिकर्मित में होता है, ये भी क्रियात्मक में होता है। और तीसरी चीज है कि सीखने वाला स्वयं की गति से सीखता। अभी मैंने बताया पिछले प्रश्न में जो अभिकर्मित अनुदेशन का प्रश्न था उसमें मैंने बताया स्वयं की गति से सीखेगा, है ना। क्रिया प्रसूत में भी यही होता है, अभिकर्मित में भी यही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये, है ना। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 4 है वहां पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 है, श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु का प्रारूप किसने प्रतिपादित किया था। एक और अच्छा प्रश्न है कि देखिए अनुभव शंकु, है ना, ये अनुभव शंकु है, इसका प्रारूप किसने दिया था और ये किस लिए काम आता है। ये आया था श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु। किसने दिया, आई के डेविस ने नहीं दिया, एन फ्लेंडर ने। एन फ्लेंडर ने तो मित्रों 1959 में 10 वर्ग 1959 में 10 वर्ग शाब्दिक प्रणाली का इन्होंने विकास किया था। ठीक है, एन फ्लेंडर वो थे। हार्टसोन, इन्होंने व्यक्तित्व की जो निष्पादन परीक्षण विधि है जिसमें ईमानदारी का गुण मुख्य रूप से मापा जाता है, व्यक्ति विभिन्नता पर आधारित विधि, वो हार्टसोन ने दी थी। हार्टसोन और साथ में एक मे, है ना, हार्टसोन व मे नाम के विद्वान थे उन्होंने। ये अनुभव शंकु बनाया था मित्रों एडगर डेल ने। किसने बनाया था, एडगर डेल। एडगर डेल अनुभव शंकु के प्रारूप के प्रतिपादक है। इन्होंने क्या बताया, अनुभव शंकु नाम दिया है, अनुभव, है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा एडगर डेल। अनुभव नाम दिया, इन्होंने कहा कि बालक जो कुछ भी चीज सीखते हैं वो अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और अनुभव मिलते हैं इंद्रियों के माध्यम से, है ना। एडगर डेल का कहना है, अब ये प्रश्न भी पूछ सकते घुमा फिरा कर, कि बालक अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और अनुभव इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये परिभाषा किसने दी, एडगर डेल ने दी, है ना। इसमें इन्होंने बहुत सारी शाब्दिक विधियां बताई थी, जैसे चार्ट मॉडल का प्रयोग, है ना, बहुआयामी वास्तविक शिक्षण का प्रयोग, शैक्षिक भ्रमण पर्यटन का प्रयोग, व्याख्यान विधि, है ना, इन सारी चीजें इसमें बताई थी। ये जो शाब्दिक विधियां हैं अनुभव शंकु यही चीज है मित्रों, एडगर डेल ने बताई थी।
प्रश्न संख्या जो 5 है मित्रों, वहां पे विकल्प नंबर 3 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए। शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति का उदाहरण, अच्छा प्रश्न है। शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति का उदाहरण है, जो शेष अवस्था है उसमें काम प्रवृत्ति का उदाहरण कैसा है? स्तनपान करना, यौन अंगों का स्पर्श, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं को हटा दो, अब विकल्प बचे 3। तो देखिए काम प्रवृत्ति पे वैसे सबसे ज्यादा किसने कार्य किया आपको पता है? सिगमंड फ्राइड, मनोलैंगिक विकास से संबंधित है। ठीक है, काम प्रवृत्ति जानते हो, काम प्रवृत्ति यौन प्रवृत्ति। आपको बता दूं शेष अवस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है मित्रों सबसे प्रबल होती है, तीव्र होती है, प्रबल होती है पर अव्यक्त होती है। बाल्यावस्था में देखिए मैं क्रम से समझा रहा हूँ, ठीक है। शेष अवस्था की बात करूँ, शेष अवस्था में सुन लो, शेष अवस्था में प्रबल होगी लेकिन अव्यक्त होगी, व्यक्त नहीं होगी। वो माँ का स्तनपान करेगा, वो काम प्रवृत्ति का उदाहरण है ना। यौन अंगों का स्पर्श करेगा, यौनांगों को छुएगा, वो भी क्या है? वो काम प्रवृत्ति का उदाहरण, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। यानी प्रबल होगी, तीव्र होती है काम प्रवृत्ति इस अवस्था में, शेष अवस्था में, लेकिन वो अव्यक्त होगी, व्यक्त नहीं होती है ना, सामान्य प्रत्यक्ष रूप में नहीं आती, अव्यक्त होती है। बाल्यावस्था में धीमी होती है तो फिर अव्यक्त होगी, और किशोरावस्था की बात करूं तो प्रबल होगी और व्यक्त होगी। ठीक है, याद रखना। अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या जो आपके 6 है वहां विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, एनसीएफ 2005 के बारे में असत्य कथन कौन सा है? अच्छा प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के बारे में असत्य कथन कौन सा है मित्रों? एनसीएफ 2005 इसके बारे में असत्य कथन यानी गलत कथन कौन सा? शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में है, बिल्कुल सही है। शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में ही तो है, यानी कि सुगमकर्ता यानी कि बालकों को सुविधाएं प्रदान करने वाला निर्देशक के रूप में। ठीक है, फिर है कि शांति शिक्षा सामाजिक अन्याय का समर्थन करती है, ये गलत हो गया मित्रों। सामाजिक अन्याय नहीं बल्कि शांति की शिक्षा सामाजिक न्याय का समर्थन करेगी। मूल्यांकन सतत चलता है, सही है। रचनात्मक होगा, सही है। खुला परीक्षण बिल्कुल, बालकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति दे रखी है। और 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, यह भी एनसीएफ 2005 ने बताया है मित्रों। एनसीएफ 2005 ने यह भी बताया कि जो शिक्षा है वो गरीबी, शोषण और लिंग भेद से मुक्त करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, यह भी कथन सही है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 7 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के लिए। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? कौन सा कथन घुमाया? देखो प्रश्न छापने का तरीका देखो, असत्य नहीं है सीधा लिख सकते थे कि कौन सा कथन सत्य है ना, असत्य नहीं। ऐसे इन प्रश्नों को देखकर आप घूम जाते हो एग्जाम में ना। कौन सा कथन असत्य नहीं है मतलब सत्य नहीं है, सॉरी कौन सा कथन असत्य नहीं है मतलब कौन सा कथन एक कथन सही है वो चुनना है ना। तो केवल सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, केवल सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, केवल शब्द को तो हटा ही दो, दो ऑप्शन ऐसे हट गए, पहला हटा दो दूसरा हटा दो। और केवल सामाजिक केवल सांस्कृतिक नहीं, फिर है न तो सामाजिक और ना ही सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का, ये भी गलत हो गया। अब एक विकल्प बचा वो सही हो जाएगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव दोनों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। यानी कि ये किसके अनुसार है, ध्यान रखना, ये एनसीएफ 2005 ने कहा है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 ने कहा था, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में ये कथन है मित्रों, ध्यान रखना। ठीक है, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में ये कथन है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो अनुभव होते हैं उन दोनों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। पाठ्यक्रम में ये बताया जाए कि सामाजिक मूल्य, सामाजिक आदर्श, सामाजिक नियम क्या होते हैं, व्यक्ति को सीखना जरूरी है, ये ना एनसीएफ 2005 ने कहा। सांस्कृतिक अनुभव, अपनी संस्कृति सभ्यता क्या है उनसे अवगत करवाना चाहिए, यह एनसीएफ 2005 ने कहा। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 4 सही है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 9 कि निर्देशन के मुख्यतः कितने प्रकार बताए गए हैं? निर्देशन के मुख्यतः कितने प्रकार बताए गए? निर्देशन मित्रों सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रक्रिया, ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। निर्देशन सतत प्रक्रिया है, निरंतर ये प्रक्रिया चलने वाली है। निर्देशन व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत क्यों है? क्योंकि जो निर्देशन देता है वो स्वयं की समस्याओं का ही समाधान इसमें करता है, न कि दूसरों का। किसी दूसरे की समस्याओं का समाधान निर्देश देने वाला कभी नहीं कर सकता है। ये क्या है मित्रों, ये निर्देशन की क्या है, विशेषता है।
इसके अलावा है कि निर्देशन सार्वभौमिक है मित्रों, निर्देशन सभी जगह एक समान होता है, सार्वभौमिक है, सही कहा है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। और निर्देशन क्या है कि इसमें स्वयं की समस्या को ही हल किया जाता है, ये भी लिख लो इसमें ना। मैंने बता दिया कि दूसरे की समस्या को इसमें हल नहीं किया जाता, इसलिए इसे व्यक्तिगत नाम दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता, सतत प्रक्रिया, समस्या समाधान की प्रक्रिया। ये तो हुआ निर्देशन के बारे में। अब पढ़ेंगे मित्रों निर्देशन के मुख्यतः कितने प्रकार है, 5, 2, 3 या 4। तो बता दूं आपको निर्देशन के मुख्यतः 3 प्रकार है। कितने प्रकार है मित्रों, निर्देशन के 3 प्रकार। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो, तो देखिए निर्देशन का पहला प्रकार है मित्रों, वो है वैयक्तिक प्रकार। कौन सा है, वैयक्तिक। दूसरा है शैक्षिक प्रकार, निर्देशन का वैयक्तिक प्रकार, शैक्षिक प्रकार, और एक और है व्यावसायिक प्रकार, ठीक है, याद रखना। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए। मित्रों प्रोफेसर डी एलन और के रायन थे, इन्होंने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं, याद रखना। अच्छा प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप देखोगे तो पता चल जाएगा। 14, 13, 12 या 11, एलन और रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए। आपको बता दूं एलन और रायन इन्होंने 14 शिक्षण कौशल बताए। कितने बताए, 14। इसके अलावा अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे, अलग अलग मनोविद्वान थे, उन्होंने अलग अलग बताए थे। लेकिन बता दूं एलन और रायन ने 14 कुल शिक्षण कौशल बताए थे। अब शिक्षण कौशल होता ही है, देखिए शिक्षण कौशल शिक्षण विधि को नहीं कह सकते, शिक्षण प्रतिमान को नहीं कह सकते, शिक्षक के व्यवहार को नहीं कह सकते। शिक्षण कौशल कहेंगे शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उस दौरान अपनाए जाने वाले शिक्षक द्वारा तरीके, वो होते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में क्या 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 आ जाएंगे 14 में जैसे आ जाएंगे पुनर्बलन देना, शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना, यह शिक्षक ही तो करेगा। दृष्टांत या उदाहरण के दूं वो देना, अनुदेशन देना, अनुदेशन मतलब ज्ञान देना, शिक्षक ही तो देगा सारी चीजें। पुनर्बलन या जिसे प्रतिपुष्टि कहूँ, है ना, वो अलग नहीं है, यही है। पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि, व्याख्यान देना, उदाहरण देना, अनुदेशन देना, ये इत्यादि प्रकार के कुल मिला के 14 है वो शिक्षण कौशल बताए गए हैं एलन और रायन ने। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 1 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। हेंज दुविधा किस सिद्धांत से संबंधित है। जो हेंज दुविधा है मित्रों ये किस सिद्धांत से संबंधित, देखिए सरल प्रश्न भी होने चाहिए। किस सिद्धांत से संबंधित है हेंज दुविधा। बांडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम से, बांडुरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम दिया था, निरीक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम है ना, उससे हेंज दुविधा संबंधित नहीं है। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया, उससे भी ये संबंधित नहीं है। पियाजे ने संज्ञानात्मक दिया, उससे भी संबंधित नहीं है। यह है मित्रों कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने एक हिंज नामक व्यक्ति की घटना बताई। हिंज या फिर जिसे हेंज कहा गया, हिंज या हेंज एक ही है, ठीक है। उसने कहा हिंज नाम का एक आदमी हुआ, उसकी पत्नी बीमार हो गई, उसकी पत्नी को कैंसर की बीमारी हो गई, ठीक है। उसके पास पैसे कम थे, अब दवाई लेने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे ना, कैंसर की दवाई। अब वो दुविधा में पड़ गया कि मैं चोरी करूं तो फिर वो चोरी करना गलत है, और चोरी ना करूं तो फिर पत्नी मेरी मर जाएगी ना। तो इस दुविधा में पड़ गया, इसे ही कहा गया हिंज, हेंज दुविधा। ये कोलबर्ग ने बताया था नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत। और इस हेंज दुविधा पर आपको बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 से 16 वर्ष के बालकों के लिए इसमें प्रयोग किया गया। 10 से 16 वर्ष के बालकों को ये याद रखना ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा कर पूछ लेंगे हेंज दुविधा कितनी उम्र के बालकों के लिए प्रयुक्त की गई, 10 से 16 वर्ष के लिए कोलबर्ग ने की थी, ठीक है। दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 11वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें में। निम्न में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। सृजनात्मकता जिसमें नवीनता हो, मौलिकता हो, रचना हो, उनका विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए जब बालक खेल खेलेगा तो कुछ नई चीज़ें सीखेगा, खेल के अच्छे नियम सीखेगा, उससे अनुशासन सीखेगा ना, खेल संबंधी जो अच्छी भावनाएं होती है वो सीखेगा। तो इससे क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होता है। कहानी लिखेगा, अपने विचार नए लिखेगा, बिल्कुल सृजनात्मकता होती है। और निर्माण आ गया, यहाँ तो रचना ही तो करनी है, रचना मौलिकता, नवीनता शब्द आ गई, वो क्या है, वो मित्रों सृजनात्मकता होगी, ठीक है।
तो निर्माण संबंधी क्रिया ये भी आ जाएगी। जबकि भाषण, अब भाषण का जो का त्यों देना है, तो इसमें यह सृजनात्मकता विकास में सहायक नहीं है। यह प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, बहुत ही सरल प्रश्न है मित्रों। विकल्प 2 सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 12वें में चलते हैं, प्रश्न संख्या 13वें में मित्रों। प्रश्न संख्या 13वां देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है? प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान नहीं होता है, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है, वह व्यक्ति जो अपने स्वयं के बारे में सोचने लगता है, एकांत स्थान में रहने वाला व्यक्ति। देखिए, जो एकांत स्थान में रहेगा, अकेला रहना पसंद करता है मित्रों, जो संकालु संकोच रहेगा, ये क्या रहेगा, वो अंतर्मुखी रहेगा। ठीक है, वे व्यक्ति जो अपने स्वयं के बारे में सोचने लगता है, स्वयं के बारे में ही चिंतन मनन करने लगता है, अकेला बैठा बैठा, वो भी अंतर्मुखी है। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। विनम्र स्वभाव होगा, विनम्र स्वभाव बहिर्मुखी का होता नहीं है। और जो शीघ्र ही तुरंत बार बार परेशान होगा, कब, जब चिंतन करेगा, अंतर्मुखी की विशेषता है। पहला ही कथन सही हो जाता है यहाँ पे, कि ऐसा प्रबल व्यक्ति होना जो सरलता से परेशान नहीं होता है, जो अगले वाले को परेशान करता है ना, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का इंसान होता है मित्रों। दोस्तों, विकल्प 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 13वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 है मित्रों, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रीमा उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये किसका प्रतीक है? अच्छा प्रश्न है, ये भी सीटेट में पूछा गया है मित्रों एक बार, कि सीमा है, एक लड़की एक पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, और दूसरी लड़की जो रीमा है वो उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो ये किसका प्रतीक है? देखिए, इसमें निरंतरता तो आ ही नहीं रही। सामान्य से विशिष्टता, अब विकास की गति में देखो सामान्य से विशिष्टता, तो यहाँ पे सामान्य से विशिष्टता हो ही नहीं रही है। सामान्य से विशिष्टता कैसे? जैसे कि पहले छोटा बालक होता है, वो हर किसी को देख के माँ माँ शब्द बोलता है, उसके बाद वो अपनी ही माँ को माँ बोलते हैं, ये सामान्य से विशिष्टता हुई ना। अंत संबंध भी नहीं है, यह है मित्रों वैयक्तिक विभिन्नता का प्रतीक। हर व्यक्ति में विभिन्नता होती है, सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। हमने पढ़ा विकास की जो दर है, विकास की दर या जो गति है मित्रों, वो एक समान नहीं होती है, वो कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है, हमने पढ़ा था। तो ये वैयक्तिक विभिन्नता का उदाहरण है। तो दोस्तों, विकल्प 4 सही है प्रश्न संख्या 14वें में। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15वें, कि निम्न में से कौन सी क्रिया संज्ञान से संबंधित नहीं है? कौन सी क्रिया है जो संज्ञान से संबंधित नहीं? अच्छा प्रश्न है। जब अधिगम के अनुच्छेद हमने देखे थे तो 3, मुख्य रूप से 3 हुए। एक हुआ संज्ञानात्मक, पहला। दूसरा कौन सा हुआ? भावात्मक, जो भावनाओं से संबंधित है। और तीसरा हुआ क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक, जो मांसपेशियों कोशों से संबंधित है। तो यहाँ देखिए, अनुमान लगाना, कल्पना, निष्कर्ष, सोचना, समाधान, प्रत्यक्षीकरण करना, संवेदना करना, ये सारे के सारे क्या है? ये संज्ञान क्रिया है मित्रों। ठीक है, लेकिन अनुभूति की बात करूँ तो अनुभूति भावात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। किसी चीज़ को अनुभव करना ये भावनाओं से संबंधित होता है। तो दोस्तों, अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15वां। 15वें प्रश्न में विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे CDP एंड साइकोलॉजी, बाल विकास और मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, इन 15 में से आपकी कट ऑफ 12+ है। ठीक है, 12+ जिसके सही हो बिल्कुल कमेंट करना कि आपका कमेंट में स्कोर क्या रहा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से प्रश्न बनाए गए हैं इस वीडियो में। तो अगले मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।